अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी लॉजिक। लॉजिक से मतलब क्या है कि आपका ये प्रोग्राम काम किस तरह से करेगा, ये चलेगा किस तरह से। ये आपका है जी कैलकुलेटर। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लें ताकि बाद में आसानी रहे। मैं ना आपको एग्जैक्टली ये वाला जो असाइनमेंट वाला कोड है, मैं ये तो नहीं आपको फ़िलहाल बना के दे सकता, लेकिन ये है कि मैं एक आपको कॉन्सेप्ट एक और दे देता हूँ। जो हमने लास्ट इफ़ इस्तेमाल किया था, वो इफ़ सिर्फ इतना ही था कि वो चेक करता था सिर्फ एक शर्त के लिए कि आपका रिज़ल्ट पास है या फेल है, बस ऐसे ही था ना। जी सर। एक दूसरा हमने इफ़ लिखा था, जो कि हमने कैलकुलेटर की मद में लिखा था, जिसको के बाद में हमने कन्वर्ट किया था सिलेक्ट केस में। जी सर। ठीक हो गया। अब वो जो दूसरे वाला इफ़ था, उस इफ़ में आपने देखा कि पहले हमने सादा इफ़ यूज़ किया इफ़ और एंड इफ़ के साथ, फिर हमने उसको इस्तेमाल किया है इफ़ के बाद एल्स इफ़ लगाया था। जी सर। ठीक हो गया। यहाँ पर जी बेसिकली वो सिनेरियो आपका चलना है, वो जो एल्स इफ़ वाला है, क्योंकि सेलेक्ट केस यहाँ पर इस वजह से नहीं लग सकता, हमने दोनों का फ़र्क पड़ा था। दोनों का फ़र्क ये था कि जो सिलेक्ट केस है वो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, जहाँ पर आपके पास सिर्फ इक्वालिटी चेक करनी होती है। और इफ़ जो है वो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर काम करता है, जहाँ पे साथ आपके ज़रूरी होता है लेस देन ग्रेटर देन के जो ऑपरेटर्स हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स सारे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, वहाँ पे इफ़ ज़्यादा बेहतर है। अब इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपके पास असाइनमेंट में ये कहा है कि अगर आपके जो यूनिट्स हैं वो बिटवीन दिस रेंज है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, मैं इस असाइनमेंट को तो नहीं, लेकिन मैं एक और जो सूरत हाल है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। उसको हम लोग यहाँ पर कोड करते हैं। मेरा ख्याल है उसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। और वो प्रॉब्लम क्या है जी, मैं वो जो पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना पास फेल वाली, उसी को मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ, रिजल्ट वाली को। कैलकुलेट द रिजल्ट, ग्रेड, ग्रेड की बजाय ग्रेड आप खुद कैलकुलेट करिएगा, मैं डिवीजन कैलकुलेट करने लगा हूँ। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं, ये स्पेलिंग गलत क्यों बता रहा है? अच्छा, ई लगा हुआ है। असाइनमेंट आप वर्ड पे बनाएंगे? सर आप अ, असाइनमेंट वर्ड पे बनाएंगे? और नहीं है, वर्ड पे कौन सी असाइनमेंट बनती है, मैं आपके पास वो लॉजिक पहले शेयर करने लगा हूँ। अच्छा। अच्छा, आपके पास जो अगर सिंपल रिजल्ट या उसका स्टेटस की बात करते हैं, तो वो रिजल्ट स्टेटस आपका जो है ना वो होता है अगर परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 है, तो आप पास कंसीडर किए जाते हैं। और लेस देन जो होगा वो फेल होगा। ये आपका है पहला लॉजिक रिजल्ट का स्टेटस लेने के लिए, और जिसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। अब दूसरी चीज जो हमने करनी थी वो था ग्रेड डिवीजन। डिवीजन में आपके पास आ जाते हैं दर्जे, आ जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन है, उसके बाद सेकंड डिवीजन है, और फिर थर्ड डिवीजन है। अब मुझे कोई बताएगा फर्स्ट डिवीजन जो है उसकी रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है? क्या मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट डिवीजन किस रेंज में आती है? सर 60%। उसको 33 आएगी। 60% के ऊपर फर्स्ट भी है। 60% से ऊपर फर्स्ट भी। 60% जी, फर्स्ट डिवीजन। 60% के ऊपर। ओके, सो मेरे पास रेंज यहाँ पर आ जाती है। समवन हैज जॉइन अस, नवीद अहमद। किधर गए? वर्ड पे चले।
अच्छा, अब ये जो आपके पास 60% आपने मुझे बताया है, मैं 60% यहाँ पे लिखता हूँ। ये 60% है इसकी अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब है कि इसकी आखिरी आता है कि आपके पास 60% होना चाहिए, लेकिन इसकी लोअर बाउंड भी होती है। लोअर बाउंड कौन सी है? लोअर बाउंड है 33%। अगर पर डिवीजन आपकी जो है वो परसेंटेज 33 और 60 के दरमियान है, तो फिर आप इसको कहते हैं कि जी ये बंदा जो है ना ये फर्स्ट डिवीजन में है। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड डिवीजन की बात, सॉरी ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया है। सर 100% अपर बाउंड है, 60% हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोअर बाउंड 60% हो गया और अपर बाउंड जो है 100 हो गया। गुड गुड, ये हो गया। इसी तरह से आपके पास जो दूसरा सिनेरियो आता है वो है ये वाला, कि आपके पास अपर बाउंड जो है वो आ जाती है 59.9। अगर आप इसको कहें वेटेज में लें, डेसिमल में लें, वैसे ये 59% है। और लोअर बाउंड इसकी कितनी बनेगी सेकंड डिवीजन के लिए? 45। ओके जी, सो अब तीसरी ग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आपके पास जो है इसकी जो होगी अपर बाउंड वो होगी 44% और लोअर बाउंड हमारे पास फिक्स है 33। यही क्राइटेरिया है ना? अब अगर आप इसको अपनी असाइनमेंट के साथ कंपेयर करें तो सूरत बिल्कुल वैसी ही है। कैसे? कि आपके पास लोअर बाउंड है, आपके पास अपर बाउंड है, लोअर बाउंड अपर बाउंड मौजूद है, सिनेरियो बन रहा है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं और वो हमारे पास है ग्रेड। ग्रेड्स जो कैलकुलेट किए जाते हैं उसमें पहला आपके पास ग्रेड ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी। समवेयर वो कुछ इंस्टीट्यूशंस ने प्लस और माइनस भी रखे हुए हैं, जैसे यूईटी ने भी प्लस माइनस गालबन रखे हुए हैं, बी सी डी और उसके बाद ई। क्राइटेरिया जो है वो सेम है, क्राइटेरिया जो है कतई मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपके ग्रेड प्लस और माइनस में भी है, यानी प्लस ए है, माइनस ए और सिंपल ए है, क्राइटेरिया जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम होती है। अच्छा जी, ग्रेड ए की बात करते हैं। ग्रेड ए आपका किस रेंज में फॉल करता है? अपर बाउंड इसकी 100% है, लोअर बाउंड क्या है? 80%। गुड। बी ग्रेड जो है वो आपका 79 से शुरू होगा अपर बाउंड इसकी, क्योंकि 80 वाला जो है वो आपका ए ग्रेड में फॉल कर रहा है जी। लास्ट बाउंड इसकी 60 हो गई सर। 60 हो गई जी। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर मेंशन इस वजह से कर रहा हूँ कि आपका जो सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर कि आपके पास अपर बाउंड भी है, आपके पास लोअर बाउंड भी है, जो सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है ग्रेड में भी वही बनता है। फर्क सिर्फ यह है कि इधर आपके पास 3 डिवीजन्स हैं और ग्रेड में आपके पास यहाँ पर अल्लाह भला करे 4 और 2 6 डिवीजन, 6 ग्रेड्स हैं। और समटाइम्स 6 की बजाय भी 10 ग्रेड्स होते हैं, यानी प्लस ए, माइनस ए, 3 ये, प्लस बी, माइनस बी और उसके बाद सिंपल बी। 3 ये, 3 और 3 6 ये हो गए। फिर सी में भी यही काम होता है आपका, प्लस सी, सी और माइनस सी, 9 हो गए। उसके बाद डी में भी है प्लस डी, डी और माइनस डी, 9 और 3 12 हो गए। और ई के खाते के बाद नीचे सारा फेल गिना जाता है, उसमें एफ जो है वो फेल ही होता है, वो एफ वाला पोर्शन ही नहीं होता। तो आपके पास जैसे हमने डिवीजन्स में अपनी टोटल रेंज 33 से 100 के दरमियान जो परसेंटेज वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे 3 ग्रेड्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसी तरह ग्रेड में हम लोग इसको, जो हमारे पास रेंज 33 से 100 की है उसके दरमियान जो आपके पास ये रेंज है उसको आप इतने लेवल्स पे जाके डिवाइड कर रहे हैं। सिनेरियो जैसा भी हो आपके पास, इम्प्लीमेंटेशन सेम होती है। यानी अगर आप जो यूनिट्स वाली हमने असाइनमेंट देखी है उसमें भी तो हमारे पास रेंजेस आ रही हैं, तो जब रेंजेस हो तो बस उसको देखें कि लॉजिक क्या बन रहा है, कितने से बड़ा और कितने से छोटा। अब वो आप उस हिसाब से इफ लगाएं और काम आपका चल जाएगा। कैसे? अगर हम लोग रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पहले एक वेरिएबल चाहिए। कौन से वाला वेरिएबल चाहिए? परसेंटेज के नाम से। सोडियम
परसेंटेज के नाम से मैंने वेरिएबल कैलकुलेट यहाँ पर लिख लिया, और मैं अब इस परसेंटेज को एक स्टैटिक वैल्यू दे रहा हूँ 55। मैं फ़िलहाल इंटीजर्स में जा रहा हूँ जी। ये मैंने रन टाइम पे वैल्यू दे दी है 55। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, परसेंटेज बड़ी है या बराबर है किसके, मैं सबसे ऊपर वाली बाउंड पकड़ लूंगा, ये वाली 60 वाली, मैं 60 वाला जो पहली डिवीजन है मैं वो पकड़ लूंगा, मैं वहां से इसको लेके आऊंगा। अगर ये 60 से बड़ी या उसके बराबर है तो देन क्या करे, देन एंड इफ यहाँ पे होगा, एंड इफ हो गया। और इधर हम लोग हाँ जी, इधर कहीं किसी ने ज्वाइन किया है हमें, वजाहत अली खान। हमने अपर बाउंड पकड़ ली। अपर बाउंड में हमने इसको कहा कि 60 है, जो सबसे आखिरी वाला स्टेज है हमारा, हमने वो ग्रेड पकड़ लिया। और हमने इसको कहा कि अगर ये इतना है तो प्रिंट करे डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सिंपल हम लोग कह देते हैं फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया। अच्छा, ये तो हमारा एक कैलकुलेट हो गया। ये कब ट्रू होगा, जब आपकी परसेंटेज 60 से बड़ी होनी है। 60 से बाकी तो छोटी भी हो सकती है। फिर अगर छोटी है तो फिर हमें इसको दोबारा चेक करना है, एल्स इफ, फिर चेक करें इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब दूसरी बाउंड पकड़ लें। दूसरी बाउंड आपकी ये कौन सी है, 45 की। दूसरी बाउंड हमने लगा दी 45, ये दूसरी रेंज हमने पकड़ ली है। जो एक्सट्रीम वाली है वो तो हमें पहले ही प्री डिफाइंड है कि ये परसेंट है तो 100 के खाते में आएगी। और अब आपने यहाँ 45 का ना, तो आपका ऊपर वाला जो कंडीशन है वो 60 की है। अगर वो 60 या उससे ऊपर होता है तो सीधी सीधी आपकी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर 60 ये कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड, ये जो सेकंड डिवीजन है ये आपके सामने आ जाएगी। सो देन प्रिंट करें सेकंड डिवीजन। लो जी, ये आपके पास हो गया ये पोर्शन। ये इसका ये एल सिर्फ इकट्ठा लिखा जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक हो गया। अब हमारे पास नीचे बचा है ये वाला एल सिर्फ। आखिरी हमारी जो परसेंटेज है, रेंज है, वो है PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आखिरी रेंज हमारी 33 वाली है। आखिरी रेंज 33 वाली होगी ना। देन हमारे पास प्रिंट करे वो किया हो गया है। देन प्रिंट करे थर्ड डिवीजन। लो जी, ये पूरा हो गया आपका। अब बाकी इसमें ये बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है। बाकी अब इसमें आप कोई इजाफी चीज़ें आप ऐड करो जो कि आपकी इस सारे सिनेरियो को आसान बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल, आप परसेंटेज को बजाय यहाँ पे फिक्स करने के, डिज़ाइन टाइम पे देने के, आप इस परसेंटेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं, रन टाइम पे इनपुट कर लें। सो मैं यहाँ पे इसको एंड करने लगा हूँ। ये हमारे पास कोड हमारा पूरा हो गया है। मैं इसको सेव करता हूँ और ये हमारा बेसिकली है रिजल्ट कैलकुलेशन। और इसको मैं अब रन करता हूँ। सो 55 हमने दिया है। 55 की सूरत में हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है इसकी सेकेंड डिवीजन बनेगी। क्या आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? सबको नज़र आ रही है? जी सर। यस सर। सर आ रही है। सेकेंड डिवीजन। अब ये तो हमने फिक्स कहा है ना, फिक्स इस वजह से हमने इसको कहा था, ये जो दिया है कि हमें अब चेक करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं। अगर हम लोग इनपुट करते हैं, हम फिक्स नहीं करते, इनपुट कर लेते हैं। सो इनपुट
परसेंटेज, PERCENT, एंटर परसेंटेज और कॉलन लगाया, स्पेस एक दी, इधर कामा लगाया। अब यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है, हमें नहीं पता, हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे क्योंकि हम तो एक न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं। तो यूज़र यहाँ पर मुमकिन है 100 से ऊपर की वैल्यू दे दे। अब हमारा क्राइटेरिया तो 100 के अंदर आ रहा है, तो हमें फिर अब इस सिनेरियो को फुलफिल करना है। किस तरह से? हम यहाँ पे इस सारे के सारे इफ़ को एक और इफ़ के अंदर रखते हैं, इफ़, और वो इफ़ क्या है कि जो परसेंटेज यूज़र ने दी है। सो ये जो पोर्शन है लाइन नंबर 4, हम लोग इस पोजीशन पे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। अब हमें नहीं पता, कोई सारे के सारे बहुत सियाने थोड़ी होते हैं। हम लोग इसको रन करते हैं और रन करके इसको फ़िलहाल चला के देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। परसेंटेज रन टाइम पे हमसे वैल्यू मांग रहा है, हमने कहा हमारी परसेंटेज है जी 90, फर्स्ट डिवीजन हो गई है, चल भाई दोबारा चल। हमने इसको कहा परसेंटेज है हमारे पास 59, सेकंड डिवीजन हो गई जी, फिर रन किया। हमने कहा परसेंटेज है हमारे पास 44, थर्ड डिवीजन हो गई। आप देखें कंडीशन ठीक चल रही है हमारी। सो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए, अपर बाउंड से यानी वहाँ से शुरू करें और इसको आप नीचे तक आए जो आपकी आखिरी हद है 33 की, तो फिर आपको 2 रेंजेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको शुरू करें ना कि अगर 33 से बड़ा है और आपका जो है 33 से जो आपकी दूसरी 44 तक की रेंज थी, 33 से 44 तक की रेंज, अगर आप इधर से शुरू करेंगे तो फिर आपको लॉजिक बदलनी पड़ेगी। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं 60, 45, 33, तो फिर आपका सिंपली इस सूरत हाल से काम चलेगा। वजाहत बच्चे, मैं आपका माइक्रोफोन म्यूट करने लगा हूँ। अच्छा, अब रही बात कि जब हम इसको रन करें तो मैं इसको 125 दे देता हूँ परसेंटेज। अब क्या बताएगा ये? हेलो सर ये तो कुछ भी नहीं बताएगा, इससे ऊपर हाँ गलत, ये आपको फर्स्ट डिवीजन देगा। प्रोग्राम रन होगा, ये आपको जो पीछे हमने लॉजिक लिखा है उसके मुताबिक ये आपको फर्स्ट डिवीजन देगा, क्योंकि जब हमने 125 दिया तो 125 में आपका ये शर्त पूरी हो रही है कि वैल्यू जो है वो 60 से ऊपर है, तो इसे फर्स्ट डिवीजन कह देना है। तो ऐसे सिनेरियो में कि अगर यूज़र जो है वो इस तरह की अगर कोई वैल्यूज़ एंटर करता है, सपोज मैं इसको 32 दे देता हूँ, 32 की सूरत में क्या करना चाहिए इसको? सर ये थर्ड डिवीजन देगा, थर्ड डिवीजन जाएगी, ये कुछ भी नहीं देगा, दे देगा सर। हमने 33 लास्ट है, लास्ट दी हुई है जी 33 से नीचे देगा। अब ये जो हमारे पास ये जो रेंज बन रही है ना, एक और बाउंड हमारी बन रही है, हमने एक और बाउंड यहाँ पर लिखनी है। वो इस तरह से होगी कि हम लोग इधर लिखेंगे इसको लिमिटाइज करने के लिए कि इफ, ओए वापस जाओ, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन, हाँ जी आप चल के खेलो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर परसेंटेज 1 से बड़ी या 1 के बराबर है, एंड, ये मैं लफ्ज लिख रहा हूँ एंड, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, लॉजिकल ऑपरेटर है ये। क्या हमने एंड, आर और नॉट को डिस्कस किया है? किया हुआ है, ओके। सो हम लोग लिख रहे हैं अगर परसेंटेज बड़ी है, बराबर है 1 के, और यही परसेंटेज छोटी है या बराबर है 100 के, इसको हम लोग यूं भी कर सकते हैं और इसको हम लोग यूं भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इक्वल उतार दूं, इधर 0 लिख दूं, और मैं यहाँ से इक्वल उतार के इसको 101 लिख दूं। उस सूरत में भी बात हमारी सेम ही रहेगी कि 0 से बड़ी वैल्यू जो है वो आपकी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करते हो तो 1 2 3 भी हो सकता है, 1 0 से बड़ी है, और ये
अगर हम लोग 0.5 कहें तो वो भी 0 से बड़े है। इसी तरह परसेंटेज में हम लोग बात करें कि लेस देन 101 अगर न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर ये होल नंबर्स या इंटीजर्स हैं, तो उस सूरत में आपका ये सिनेरियो चल सकता है कि 101 आपने लिखा, 100 लिखेंगे तो 100 जो 101 से छोटा है। लेकिन अगर परसेंटेज आपने डेसिमल में ली है, यानी आप कह रहे हैं कि 22.5 वैल्यू है, तो इस सूरत में फिर आपको दूसरा पहले वाला लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, यानी वो इक्वल 1 और इक्वल 100 वो लगाना पड़ेगा। अब ये जैसे जैसे आपकी लॉजिक चेंज होती जा रही है, रिक्वायरमेंट, वैसे वैसे हमारा देख रहे हैं कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं। सो मैं इसको कहता हूँ सर जी सर बस जी कुछ कहने लगे हैं आप? मैं कहना चाह रहा था सर, ये तो समझ लग रही है, मतलब हम पीआर 0 में पहली कंडीशन पीआर 1 में ये रख के उन्हें बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट के बाद ऐड करना है वो फिर 2 प्रोग्राम बना के भी कर सकते हैं, एक में करना है? एक में 2 प्रोग्राम्स में आप फिलहाल वैल्यूज एक्सचेंज नहीं कर सकते, ये आपको एक ही प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। मैं देखें इसमें इजाफा कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इजाफा कर रहे हैं। अब देखें पहले हमने सॉलिड वैल्यू परसेंटेज में लिखी थी, अब सॉलिड की बजाय हमने इसमें जो है वो वैल्यू लिख दी दूसरे वाली, हम रन टाइम पे वैल्यू ले रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसको कहा अगर परसेंटेज इस रेंज के मुताबिक है तो फिर इसको काम करना चाहिए 100 के नीचे। लेकिन अब अगर 100 के नीचे है तो फिर 33 वाला ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी स्टिल वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। मैं पहले अपने 100 वाली वैल्यू पूरी करूँ कि वो बंदा जो है वो 125 या 100 से ऊपर के वाली वैल्यू एंटर ना करे। एल्स यहाँ पर प्रिंट करे और प्रिंट करे इनवैलिड वैल्यू। इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद हमने इसको एंड इफ कर दिया, ये एंड इफ हो गया। इसको पीछे जोड़ देते हैं इधर। ये जो एंड इफ हुआ है ये वो हमारा पहले वाला इफ हुआ है, ये वाला। और इधर मुझे अब इस एंड इफ से पहले एक शर्त और लगानी पड़ेगी। इस एंड इफ से पहले एक शर्त और लगानी पड़ेगी कि इफ एल्स परसेंटेज आपकी किसी भी सूरत में थोड़ी है 33 से, तो फिर ये प्रिंट करे फेल। लो जी, ये अब हमारा वो 33 वाला भी सॉल्व हो गया, और जो वैल्यू बड़ी दे रहा था उससे ऊपर की अल्लाह भला करे 100 से ऊपर की जो वैल्यू यूजर एंटर कर रहा था उसका भी, उससे भी जान खलासी हमारी होगी। अब इसको हम लोग चलाते हैं F5। हाँ जी, जो चल के भी मामा के पास चलो, जो शाबाश खेलो चल के जी। परसेंटेज मैंने दी 36 में थर्ड डिवीजन हमारे पास हो गया। हम एक एक कंडीशन अब चेक कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमारी सेकंड डिवीजन के लिए है, मैंने यहाँ पे कहा 46 सेकंड डिवीजन हो गई। तीसरी कंडीशन हमारी जो है वो थर्ड डिवीजन के लिए है, तो हमने कहा यहाँ पे 70 फर्स्ट डिवीजन आ गई। अब मैं इसकी जो बाकी बाउंड्स हैं यानी 33 से लेस वाला उसको चेक करने लगा हूँ। मैं इसको 32 दोबारा देने लगा हूँ, तो अब ये फेल देखें आपको बता रहा है। ये फेल क्यों बता रहा है? ये फेल इस वजह से बता रहा है, ये हमने जो लिखा है कि परसेंटेज अगर 33 से कम है तो फिर ये काम करे। अब इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं कि मैं ये सारा ही लिखता ही नहीं हूँ, मैं ये सारा ख़त्म कर दिया है और मैं इसको सिर्फ एल्स पे लेके आऊँ। ये एल्स और जो हमने अभी शर्त लगाई है ये दोनों अब सेम है कि अगर परसेंटेज आपकी 33 वाली भी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर ये इस एल्स पे आ जाएगा और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो प्रिंट करेगा। मैंने चेंज किया, अब मैं दोबारा इसको रन करके फिर से 32 वैल्यू देने लगा हूँ, तो इसको दोबारा से फेल डिस्प्ले करना चाहिए। ये देखें सही है। तो ये आप अगर आपके पास आखिर में एक ही सूरत हाल बच रही है, ऑप्शन एक ही बच रहा है, तो उसको आप एल्स के खाते में डाल सकते हैं। अगर मजीद एक से ज़्यादा भी है, नो डाउट कि आप कंडीशन लिख के उसको चला सकते हैं। जैसे हमने पहले एल्स इफ लिख के कंडीशन लिखा कि लेस देन 33 हो तो फिर ये चल कर काम करे, और आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ऑप्शन एक ही बच रहा है इसलिए हमने इसको फेल लिख दिया। और
ये अब हमारा वो सूरत हाल पूरी है। अब अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जी इसके ऊपर आप इसका ग्रेड भी कैलकुलेट करें, इसका रिजल्ट स्टेटस भी दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे? मैं इसको फेल की बजाय कह देता हूँ नो ग्रेड। ठीक है, और मैं इसमें यहाँ पर कुछ और अब ये है ना कि जैसे जैसे आप चीज़ों को बढ़ाते जाएं वैसे वैसे आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाए वैसे वैसे आपका प्रोग्राम में भी इजाफा होता जाएगा। मैं कहता हूँ मुझे ये पास फेल भी बताए, यानी आपके पास रिजल्ट के ऊपर दोनों चीज़ें होती है ना कि ग्रेड क्या बन रहा है और स्टेटस इसका क्या बन रहा है, ये पास है या फेल है, नेट कैफियत जो है इसकी मजमूई कैफियत पास है या फेल है। तो मैं यहाँ पर इसको एक और सुन लीजिए, ये हमने डिवीजन कैलकुलेट कर ली। अब बिफोर डिवीजन हम लोग कहते हैं हमें बताइए स्टेटस इसका क्या है, तो मैं कहता हूँ जी इफ़, अब ये लहदा इफ़ है, इसका दूसरे इफ़ से कोई काम नहीं है, इसको एंड इफ कर देते हैं यहाँ पर। इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, देन ये हमारे पास प्रिंट करे रिजल्ट स्टेटस रिजल्ट स्टेटस इसका जो है वो पास है, ये पास हो गया। और एल्स पे प्रिंट करे रिजल्ट LT इज फेल, ये हमने लिख दिया एल्स की शक्ल में। अच्छा, अब ये आपको दोनों चीज़ें दे रहा है। ये ऊपर वाला जो इफ़ है ये आपको सिर्फ देगा पास और फेल, और नीचे वाला जो है वो आपको देगा इसका ग्रेड भी, डिवीजन भी। मैं इसको F5 करने लगा हूँ, रन करते हैं अब इसको। तो मैं इसको पहली परसेंटेज देने लगा हूँ 33। अब 33 की सूरत में ये क्या है, ये पास भी है और इसका ग्रेड जो बन रहा है वो है 3rd। मैं दोनों चीज़ें में चाहिए, तो आपके पास देखें दोनों चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको ये कहा जाता है कि जी इसमें हमें अब कैलकुलेट करके दें जो है, अल्लाह भला करे आपका, ये उठा के मैं इस रेंज के अंदर लिखने लगा हूँ यहाँ पे। अगर आपसे ये कहा जाता है कि जी हमें ग्रेड भी कैलकुलेट करके दें, तो हम लोग ग्रेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेड कैसे कैलकुलेट करना है? इसी तरह से, क्योंकि हमारी वैलिड रेंज जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। वैलिड रेंज यानी ये परसेंटेज की जो वो हमारी रेशो है वो शुरू हो रही है, ये हमारी रेंज है। इसके अंदर जो कोड करना है इसके अंदर है। अगर परसेंटेज आपकी 100 से ऊपर चली जाती है तो ये अंदर वाला सारा कोड ही जो काम नहीं करेगा। हम लोग ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेड में हमने बात की थी कि अगर 80 से बड़ा है तो फिर ये ए ग्रेड है। सो परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, देन क्या करें, प्रिंट करें ग्रेड, यहाँ पर आगे लिख दिया ए, ग्रेड ए, ये हमने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे आ गया हमने एंड इफ इसका कर दिया। अगर हमने इसको मजीद आगे चलाना है तो इधर लिखेंगे एल्स इफ, और उसकी आगे नेक्स्ट शर्त आ जाएगी प्रिंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरी रेंज हमारी थी 60 वाली। सो 60 वाली जो है वो हमारी ग्रेड बी के लिए है। मैंने 60 लिखा और इसके आगे हम लोग लिखेंगे देन प्रिंट ये प्रिंट हो गया। प्रिंट करें ग्रेड बी, लें जी ये ग्रेड बी भी हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसको सेम रखते हैं ताकि कोई फ़र्क ना आए। एंड इफ मैं 2 ग्रेड सिर्फ कैलकुलेट किए हैं, मैंने रन किया। अब यही कोड आपको तीनों चीज़ें बता रहा है, स्टेटस भी बता रहा है पास फेल की सूरत में, आपकी डिवीजन भी कैलकुलेट कर रहा है और आपका ग्रेड भी कैलकुलेट कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ परसेंटेज है इसकी लेट्स से 85 है, 85% है। तो आप देखें आपको बता रहा है कि रिजल्ट पास है, डिवीजन फर्स्ट है और ग्रेड इसका ए है। तो ये तीनों इफ अपने अपने बारी पे काम कर रहे हैं।
आप जो बात कर रहे थे कि जी में अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा, कोई अलहदा प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। आप इधर से वैल्यूज़ निकालें और आगे चलाएं। एक इफ का रिजल्ट आपके पास निकल आया है, उसको आगे चलाएं। जी समझ आई सारे की कि नहीं? जबरदस्त हो गया सर, ठीक है, ट्राई ओके करेंगे सर, हम समझ आ इंशाल्लाह। गई। अब इसको थोड़ा सा अगर आप और इसको करना चाहें तो आप यूं कर सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल बना लें, डिम आपका रिजल्ट, मैं इसको रिजल्ट को आर से लिखता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए आर चाहिए, दूसरा डिम हमें यहाँ पर चाहिए दूसरा डिम हमें चाहिए डिवीजन, DIV, और डी कर लेते हैं। और तीसरा हमें डिम चाहिए जो कि ग्रेड के लिए है, वो है जी। ये 3 डिम मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब बजाय यहाँ पे इनको प्रिंट करने के मैं ये सारा स्टेटमेंट उठाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि आर जो कि रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू पास। ये मैं अब उसको सॉलिड वैल्यूज दे रहा हूँ मैं। ये ले लेगा कि नहीं? ये स्ट्रिंग पास नहीं हो रही है। स्ट्रिंग किस तरह से पास होगी? कोटेशंस के थ्रू ही होनी चाहिए। अच्छा एनी हो, आप वहाँ पे जो आपकी असाइनमेंट है वहाँ पे रिजल्ट आपको इस तरह से वेरिएबल में पास करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये आपका डेटा अब इन वेरिएबल के थ्रू जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखते हैं क्या इशू है, कंपाइलर का इशू है या हमारे कोड का इशू है। सो फार ये इसका तरीकाकार है। उम्मीद है कि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी चीज़ों की। यस सर। अब कोई सवाल तो नहीं है? सारा इफ है और कुछ भी नहीं हमने किया, सारे का सारा इफ है। ठीक है, ठीक हो गया। सर एक और बात बता रहे हैं, जी जी वो अगर लास्ट में हम कहें कि ये चीज ऐड करे, उसे कहें तो वो हम इंग्लिश में ADD वाला ऐड कर सकते हैं कि प्लस वाला साइन देंगे उसे? जब आपने यूज़र को मेंशन प्रिंट करना है कि वो ऐड करे, जैसे हमने ये ऊपर मेंशन किया ना एंटर परसेंटेज, जो प्रॉम्प्ट करना है यूज़र को वो तो हमने ADD ही लिखना है, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो फिर हमें प्लस ही लगाना पड़ेगा। यानी सपोज आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं A और B, तो आप A और B को यूं करके प्लस कर सकते हैं, A प्लस B। ठीक है, ठीक है सर। वो मैथ के ऑपरेटर्स है ना, वो मैथ की इंस्ट्रक्शंस ही आपको देनी पड़ेंगी। ओके। तो आपको वहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, आपको वहाँ पे प्लस भी करना है चीज़ों को, आपको इक्वेशंस की बेस पे, कंडीशंस की बेस पे आपको एवेल्युएशन भी परफॉर्म करनी है। लेकिन वो जितनी भी एवेल्युएशन है वो सारी, जैसे हमने इधर असाइनमेंट में अगर आप गौर करें तो वो लिखा हुआ है कि ये यूनिट 5 रुपए वाला भी कैलकुलेट कर लें, फिर 8 रुपए वाला भी कैलकुलेट कर लें, 2 रुपए वाला भी। तो इस सूरत में अगर वो रेंज 100 से ऊपर है तो 100 से नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को 5 से ज़रब दें, जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको आप अपने पास स्टोर कर लें। उसके बाद फिर इससे ऊपर जो अगर ये वाली रेंज में वैल्यू जा रही है तो फिर 8 से ज़रब दें बाकी वाले वैल्यू को। सपोज़ उसका 150 यूनिट कंज्यूम हुआ है तो पहले 100 को 5 से ज़रब दें, आपका 500 निकल आया। जो ऊपर 50 हैं, 50 यूनिट को 8 से ज़रब दें, जो आंसर है उसको पीछे 500 के साथ ऐड करना है, वो प्लस का साइन वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये इस तरह से सारा सिनेरियो जो है वो बनेगा। सर ये फिर रन टाइम पे तो नहीं ना सर, ये प्रोग्राम रन होगा? नहीं, रन टाइम पे आपको सिर्फ यूनिट दे, रन टाइम पे कुछ भी नहीं, सॉरी, रन टाइम पे आपने वो लिखना है, यूनिट सिर्फ लिखने हैं, बाकी आपका कोड सारे का सारा खुद से एवेल्युएशन परफॉर्म करेगा, रन टाइम भी करेगा सारा कुछ, डिज़ाइन टाइम पे कुछ नहीं करना। ठीक है।
अच्छा, अब ये तो हो गया सारा हमारा यहाँ तक का काम, और उम्मीद है कि इस सारे में आपका जो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और अब इजाफा करूँगा, और वो है, लेट मी गो टू सेकंड पेज, ये कहलाते हैं लूप्स। फ़र्ज़ करें हम लोग हमने एक लिखा है कि एक एक एक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट वेलकम CCET। अच्छा, एक ये हमने लिखा, ये तो एक दफ़ा उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अगर ये हमें 10 दफ़ा चाहिए तो 10 दफ़ा लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। लेट्स से हम लोग प्रिंट नहीं करते, हम लोग एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कैलकुलेशन क्या है, हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, और ये सारे का सारा काम हम लोग 50 दफ़ा करना चाह रहे हैं, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स हमने ये सारा काम करना है। तो जब एक ही काम को आप बार बार करना चाहें तो यहाँ पर एक नया सिनेरियो हमारे पास आता है, और ये सिनेरियो कहलाता है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। रिपीट कर रहे हैं हम लोग चीज़ों को, बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिशन स्ट्रक्चर। रिपीटिशन स्ट्रक्चर, ये रिपीटिशन स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, ये बेसिकली हम अपनी प्रोग्रामिंग जो हमारी दुनिया है वहाँ पर इसके लिए एक ख़ास टर्म यूज़ की जाती है, और ये टर्म कहलाती है लूप। लूप बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम लोग एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे आप इसी कोड की बात कर लें कि आपको ये कहा जाता है कि आपने 10 दफ़ा ये सारा काम करना है, ये सारे का सारा काम 10 दफ़ा करने का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम एक दफ़ा चले और उसके बाद आपको 10 दफ़ा आपसे यूनिट्स मांगे, ये परसेंटेज मांगे, ठीक है। सपोज एक क्लास के 10 बच्चे हैं और उन 10 के 10 बच्चों का हमने रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो हमें बार बार प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर उसके 10 बच्चे हैं तो हम लोग ये इसको ऐसा तकनीक में इसको रखें कि ये प्रोग्राम हमारा चले ही 10 दफ़ा, हमें वो एक दफ़ा चले, वैल्यू एंटर की, दूसरी दफ़ा चला, वैल्यू एंटर की, तीसरी दफ़ा, हमें बार बार चलाना ना पड़े। अब इसी तरह अगर किसी क्लास में आपके पास ये 100 बच्चे हैं तो इस प्रोग्राम को, इसी प्रोग्राम को 100 टाइम्स चलना चाहिए। तो कोड को, एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार चलाने के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं लूप्स। अब लूप्स हमारे पास जो हैं कितने हैं, 2 लूप्स हैं। एक आपके पास है वाइल और एक आपके पास है फार, ये 2 लूप्स हैं। इसकी डिटेल मैं यहाँ पर आपके सामने खोलने लगा हूँ, जो हमने डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं वो खोलने लगा हूँ, और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लूप्स की। पैरामीटर्स लूप्स की तरह जी, लूप्स की तरह फार हम लोग सर्च करते हैं, ये आ गया लूप्स जी। ये आप पोर्शन ज़रा देखें, अगर हमने कॉल गेट टेक्स्ट, ये जो है इसको हमने यहाँ पर, ये आपके सामने 8 को दफ़ा रिपीट कर रहा है, एक ही काम को बार बार हम लोग कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम लोग इसको बार बार करें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ये रिपीटिशन स्ट्रक्चर में रख दिया। ये क्या करेगा, ये इसको 7 दफ़ा रिपीट करेगा। कैसे 7 दफ़ा करेगा, आपके पास ये फॉर का ये स्टेटमेंट है, मैं इसको वापस यहाँ पर लेके आता हूँ और मैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। बल्कि इम्प्लीमेंट करने के पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये फार है हमारे पास, जो ये इटरेशंस परफॉर्म करता है, यानी बार बार इसको रिपीट करता है फार। इसका तरीकाकार क्या है, तरीकाकार इसका ये है कि पहले हमें इसका स्टार्ट देना पड़ता है, फिर टू हमारा कीवर्ड है, और फिर हमें एंड देना पड़ता है कि शुरू कहाँ से करें और कहाँ तक लेके जाए। सपोज हमने कहा 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स किस तरह से होगा, 1 से शुरू करेगा और 10 तक जाएगा, तो स्टार्ट वुड बी 1 और एंड इसका जो है ना वो होगा हमारा मेंशन किया हुआ। उसके बाद इसके अंदर हम लोग सारे का सारा अपना कोड लिखेंगे,
जो भी हमारा कोड है, जैसे इफ़ के दरमियान हमने कोड लिखा था, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कोड लिखेंगे और आखिर पे हमें इसको एंड करना ज़रूरी है। इसका एंड जो है वो नेक्स्ट के साथ होता है, नेक्स्ट के साथ, ये नेक्स्ट हो गया। ये इसका तरीकाकार है, ये सिंपल सा काम है। आप ये पूरे कोड को इन दो लाइनों के दरमियान रख दें तो जितनी दफ़ा आपने चाहा वो उतनी दफ़ा इसको रन करेगा। मैं फ़िलहाल इसको लेके जा रहा हूँ एक नए प्रोग्राम में, इसको कोड करते हैं, फिर इसके बाद जो हमारी ये जो फाइल है ना रिज़ल्ट वाली, इसको हम लोग 10 दफ़ा रन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया डिम, हमारे पास लेट से n है और हम लोग कहते हैं प्रिंट करें वेलकम, और ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई। यहाँ पे इसको एंड कर दिया। अब अगर वेलकम हमें 10 दफ़ा चाहिए तो हम लोग 10 दफ़ा वेलकम लिखेंगे। बजाय 10 दफ़ा लिखने के मैंने यहाँ पर लिखा फॉर n इज़ इक्वल टू 1, n 1 है और इसको जाना चाहिए कहाँ तक, 10 तक। n इज़ इक्वल टू 1 to 10 और प्रिंट करें वेलकम और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया नेक्स्ट के साथ। ये आपके पास पहला लूप है, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। ये हमारा जो है ये है लूप का पहला स्टेज है, ये हमने यहाँ पर इसको रन किया F5 और आप देखें आपके सामने 10 दफ़ा वेलकम जो है वो प्रिंट होके सामने आ जाएगा। ये अगर आप चाहें कि ये साथ उसके जो टाइम्स हैं वो भी लिखे कि कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, तो मैं कहता हूँ जी वेलकम के बाद हमें जो है वो यहाँ पर नंबर लिखे। तो मैंने इधर कॉमा लगाया और कॉमा लगा के n लिख दिया, क्योंकि n हमारे पास बेसिकली हमारा काउंटर है जो इसकी बार बार इटरेशन को यहाँ पर काउंट कर रहा है, बार बार रिपीटेशन को काउंट कर रहा है। सो मैंने F5 प्रेस किया। अब वेलकम के साथ n की वैल्यू भी लिखेगा जो कि हर दफ़ा जनरेट हो रही है, फ्रॉम 1 to 10। सही हो गया? लूप की समझ आ गई है? यस सर। बेहतर। अभी मैं इसको बंद करता हूँ अपनी इस फाइल को, और जो हमने पिछली फाइल बनाई थी रिज़ल्ट वाली, मैं उसमें जाके कहता हूँ कि ये जो सारे का सारा काम है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनपुट टू ऑनवर्ड, यहाँ ये एंड तक हमें ये 10 दफ़ा चलाना है। तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ फॉर, बल्कि 10 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा चलाते हैं, फॉर n इज़ इक्वल टू 1 टू, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको n ही रखें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई वेरिएबल का जो मर्ज़ी नाम रख लें, लेकिन इसको आगे अगर आप कहीं यूज़ करना है तो यूज़ भी उसी तरतीब से ही करना है, यानी कहीं प्रिंट करना है तो फॉर n इज़ इक्वल टू 1 टू 5 टाइम्स चाहिए तो 5 मैंने लिख दिया। आखिर पे जाके जहाँ पे आपका ये सारा कोड ख़त्म हो रहा है, और वो कोड ख़त्म हो रहा है ठीक इस जगह पर, यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर दें। ये नेक्स्ट हो गया, हमारा ये सारा कोड कंप्लीट हो गया। मैं इस कोड को रन करने लगा हूँ, ये 5 टाइम्स इसको रन होना चाहिए। मैं यहाँ पर ऊपर फिर अगर मैं चाहूँ कि स्क्रीन पे प्रिंट भी करे तो मैं ये कहता हूँ जब भी प्रिंट हो तो ये सबसे पहले CLS करे। CLS कमांड है स्क्रीन को साफ करने के लिए, और फिर ये कहे प्रिंट करे सपोज सीरियल का नाम दे देते हैं, सीरियल, और सीरियल है हमारी बेसिकली n। तो ये अब क्या करेगा, ये हर दफ़ा जब ये चलेगा, मैं CLS फ़िलहाल उड़ाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, और मैं इसको रन किया, F5 किया जी, ये अब सीरियल 1 है, पहली दफ़ा चल रहा है, परसेंटेज है हमारे पास 85, कैलकुलेट होके आ गया। अब सीरियल 2 हो गया, फिर रन हो रहा है, परसेंटेज दिया 63, कैलकुलेट होके आ गया। अब सीरियल 3 है, 5 दफ़ा हमने कहा हुआ है, सो 45, फिर 23, सही चल रहा है। या 5वीं है हमारे पास, 5वीं पे हमने 10 दे दिया है, सही चल रहा है। जब ये 5 टाइम्स पूरा हो गया, सीरियल 5 हमारे पास, तो ये नो ग्रेड, ये ख़त्म हो गया, और प्रेस एन की टू कंटिन्यू।
ये है 5 दफ़ा। अब ये देखें पिछला सारा रिकॉर्ड आपका स्टिल मौजूद है। हम चाहते हैं हर दफ़ा जब ये चले तो स्क्रीन को साफ़ कर दे, तो यहाँ पे हमने इसको स्क्रीन को साफ़ कर दिया। CLS सबसे पहले स्क्रीन साफ़ करे, उसके बाद ये उसकी इटरेशन के बारे में काम करे। F5 सो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, पहली वैल्यू 56 कैलकुलेट हो गई। स्क्रीन पे प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, हमें स्क्रीन चाहते हैं स्क्रीन पे प्रिंट भी हो, तो ये स्क्रीन साफ, हर दफ़ा वो स्क्रीन साफ कर रहा है, सिर्फ आखिरी वैल्यू आपके सामने प्रिंट हुई है। तो हर दफ़ा आप चाहें कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो तो यहाँ पर आप करें इनपुट बिल्कुल आखिर पे और उसमें लिखें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एंड यू। तो जी इस तरह भी हो सकता है कि कोई लिमिट ना हो इसकी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे मुझे उसके लिए फिर क्या लिखेंगे? उसके लिए मैं उसका भी लॉजिक आपसे शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ जी डेम के, कोई एक मैं के वेरिएबल एक मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे इनपुट पे मैंने इसको के कह दिया है कि आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये आके कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा में क्या होगा, आपने देखा कि वो आखिर पे वो आखिरी रिजल्ट प्रिंट नहीं कर रहा। जब आप नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं तो आखिरी रिजल्ट प्रिंट नहीं था कर रहा। अब वो जो ये नीचे की है, ये उस की के इनपुट के लिए, यूज़र से इनपुट के लिए रुक जाएगा। ये मैंने 9 दिया, अभी देखें प्रेस यानी कि तो कंटिन्यू हो गया। मैंने की प्रेस किया, अगली वैल्यू आ गई। 45 दिया, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, अगली वैल्यू आ गई। 96 प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, 14 प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, और आखिरी वैल्यू मैंने 125 दी, इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू। ठीक हो गया। अब जो आपका जो तीसरी लॉजिक है वो है कि अगर इसको हम लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए चलाना चाहें। अनलिमिटेड टाइम एक दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इन्फिनाइट शक्ल में जाए। इन्फिनाइट में आपका ये लूप कभी भी रुकेगा नहीं, इन्फिनाइट शक्ल में ये कभी भी रुकेगा नहीं। यानी इसने क्या करना है, 1 से शुरू करना है और जैसे ही 5 होगा इसने रुक जाना है। ये ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे या काउंट करे ही ना, मैं अपनी इस डॉक्यूमेंट पे वापस आता हूँ और मैं यहाँ पर दूसरा लूप जो है वो इस्तेमाल करने लगा हूँ, और वो हम आपके पास होता है वाइल। ये वाइल मैं इस वाइल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। वाइल का सिंटैक्स ज़रा देख लीजिएगा। ये आपके पास फार का लूप था और दूसरा लूप आपके पास है वाइल का। वाइल, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली आपकी वो शर्त होगी जिस शर्त के पूरा होने की सूरत में ये आपका कोड परफॉर्म करेगा, और शर्त गलत हो जाएगी तो फिर ये इस कोड से ख़त्म हो जाएगा। वाइल का होता है डब्ल्यू एंड, इसका क्लोज होता है डब्ल्यू एंड ही है, हाँ डब्ल्यू एंड है। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें ये काउंटर खुद ब खुद फार में काउंटर खुद ब खुद होता है। यानी एन जो है, एन में जो हमारा फार वाला था उसमें एन में ऑटोमेटिकली +1 हो रहा था। वाइल में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि उसमें एन 1 प्लस करे। वाइल में ऐसी कोई शर्त नहीं होती, मामला नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली प्लस करे। इसलिए इसमें देखें उन्होंने शुरू किया 10 से और इसको कहा है कि वो x की वैल्यू 15 से छोटी रहे, और 10 को 15 तक पहुंचाने के लिए ये इसमें इजाफा कर रहे हैं। हर दफ़ा 1 का इजाफा कर रहे हैं। पहली दफ़ा चलेगा तो 10 होगा, दूसरी बार चलेगा तो 11 हो जाएगा, तीसरी दफ़ा चलेगा 12, 13, 14, और जब 15 होके इसमें ये 15 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आके ये 16 करेगा, 16 हो गया। आपकी वाइल वाली ये शर्त पूरी हुई कि x की वैल्यू 15 से छोटी होनी चाहिए, तो x में इस वक्त 16 है, तो 16 जो है 15 से बड़ा है। ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो ये इससे निकल जाएगा और दोबारा इसको कभी भी दोबारा दोहराएगा नहीं। तो ये सूरत हाल है। मैं यहाँ पर इसी काम को फ़िलहाल इस सारे को मैंने कॉपी किया, नई फाइल पे गए और मैं इसको वाइल के थ्रू करने लगा हूँ। ये यहाँ पर इसको ख़त्म किया, मैंने कहा वाइल, कैपिटल में लिखते हैं वाइल। एक्सप्रेशन आपके पास क्या है,
एक्सप्रेशन है हमारे पास, मैं इधर एक डिम और रख लेता हूँ और ये डिम हमारा n डिक्लेयर करना ज़रूरी है। n इज़ लेस देन n इज़ लेस देन 6, n इज़ लेस देन 6, ये सारा काम करे। और आखिर पे यहाँ पर नेक्स्ट की बजाय क्या करना लिखना पड़ेगा, w एंड आखिर पे ये लिखना पड़ेगा। अब इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इनिशियल वैल्यू हमारे पास है n इज इक्वल टू 1 और आखिरी वैल्यू आपके पास है 6। दोनों लूप्स का जो रन करने का तरीकाकार है वो ज़रा लिखने का तरीकाकार मुख्तलिफ है, रन सेम ही होते हैं। यहाँ पे पहली वैल्यू अलहदा देनी पड़ती है, आखिरी वैल्यू अलहदा देनी पड़ती है। फार में दोनों जो है वो इकट्ठी एक ही लाइन पे दी जाती हैं और आखिर पे इसको इंक्रीमेंट हम लोग देंगे n इज इक्वल टू n प्लस 1, n इज इक्वल टू n प्लस 1। सर इतना लंबा प्रोग्राम तो कभी याद भी नहीं होता, इतना लंबा हो गया। और सर बढ़ाई जा रहे हैं, मुझे तो पीछे भी बोल रहा है। थोड़ा सा मेरे ज़हन में आया था कि मतलब किस तरह होगा, तो वो अगली भी कर रहे हैं वो। और इसमें सिर्फ बात लॉजिक की होती है। आपका प्रोग्राम कभी भी आपको याद नहीं रहता, जो याद रहता है वो होता है तरीका इस्तेमाल। देखें यकीनन आपके भाई, बड़े भाई लोग हैं या आपके वालिद हैं, वो कोई ना कोई काम करते हैं, ठीक है। अब वो काम में सिर्फ तरीकाकार याद रखते हैं, उस तरीकाकार के तहत वो चीज़ें, सपोज कोई बंदा लकड़ी का काम कर रहा है, अब लकड़ी में वो खिड़की बनानी है तो लकड़ी की कटाई करना, फिर उसकी सफाई करना, वो तो सेम है। अगर लकड़ी दरवाज़ा बनाना है वही सेम है, सिर्फ पैमाइश जो है वो आपकी चेंज हो रही है। यहाँ पर भी आपका लॉजिक जो है सिर्फ वो आपका वेरी करता है, कोड कोई बंदा याद नहीं रखता, सिर्फ ये याद रखता है इफ़ किस लिए इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, लूप किस लिए इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, सिर्फ ये चीज़ें याद रखी जाती हैं। सर हम इफ या इफ एल्स लगाएं तो सर वो रेड आ जाता है। रेड इस वजह से आता है कि इफ़ के बाद आपने शर्त लिखनी है और शर्त लिख के आगे देन लिखना है, फिर आखिर पे उसको एंड इफ करना है। अगर एंड इफ नहीं करेंगे तो वो उसको रेड ही रखेगा। लो जी, ये W वाला प्रोग्राम हो गया। ये आपके पास है रिजल्ट वाइल के साथ, ये वाइल के साथ। अब मैं इसको रन करने लगा हूँ और ये हमारा वो जो पीछे हमने कहा ना 5 टाइम्स रन होगा, ये 5 टाइम्स रन होगा बिल्कुल वैसे ही। सो पहली सीरियल है, पहली वैल्यू 56 रन हुआ, क्या कह रहा है, रिजल्ट पास डिवीजन सेकंड 96, 2.5 इनवैलिड वैल्यू और 960 इनवैलिड वैल्यू। इसका मतलब अभी तक ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब जो बात मेरे से पूछी गई थी कि जी इसको हम लोग इस तरह से रन करें कि हमें तो नहीं पता, हम लोग इस प्रोग्राम को ऐसे डिसाइड करते हैं कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सब के लिए काम करे और हमें नहीं पता हर क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। हो सकता है एक में 100 बच्चा हो, दूसरे में 50 बच्चे हो, तीसरे में 10 बच्चे हो। तो अब ये हमें हर दफ़ा ये कोड आके चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसकी शर्त चेंज कर देते हैं। वो शर्त क्या है, हम कहते हैं जी इफ़ वाइल n इज़ इक्वल टू 1, उतनी देर तक काम करे जब तक कि n में वैल्यू 1 होती है। अब ज़रा देखिएगा, मैं लॉजिक चेंज कर रहा हूँ, जब तक n में वैल्यू 1 होगी। और इधर नीचे जाके हम लोग यहाँ पर इसको कह देते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू की बजाय ओए नीचे आ, प्रेस 1 टू कंटिन्यू, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। और ये इंक्रीमेंट हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। अब क्या होगा, इस n में जब तक 1 आप एंटर करेंगे तब तक ये अगली वैल्यू लेगा। जैसे ही आप 1 की बजाय कोई और वैल्यू एंटर करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको रन करने लगा हूँ जी। पहली वैल्यू, ये भी थोड़ा सीरियल का इशू आएगा, उसको भी सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास हमने लिखी 68 आ गया जी। प्रेस 1 टू कंटिन्यू, मैंने 1 लिखा, दोबारा चलना शुरू हो गया। 63 मैंने 1 लिखा, 78
1 लिखा, 36 1 लिखा, 1 प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। सो जब तक मैं वहां पर 1 लिखता जाऊंगा ठीक इस जगह पर, तब तक ये चलता जाएगा। आप ये देखें, इधर हमने कहा प्रेस 1 टू कंटिन्यू, n की वैल्यू चेक करेगा, n में वैल्यू 1 है, ये 1 वापस ऊपर जाएगा, वाइल के साथ इधर चेक होगा, वाइल n इज इक्वल टू 1, n में देखेगा 1 ही आ रहा है, तो वो फिर से ये सारा काम कर देगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर 1 की बजाय कोई और वैल्यू एंटर कर दें, सपोज मैं यहाँ पे 2 कहता हूँ, ये मैंने 2 लिखा तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, आगे नीचे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये प्रोग्राम बंद हो गया। और जो सीरियल वाली बात हमने कही थी, वो सीरियल जो है वो उसके लिए 2 अलग वेरिएबल हमें लेने पड़ेंगे। एक वेरिएबल हमारा लेट्स से n ही है, और एक हम सीरियल के लिए अलग वेरिएबल ले लेंगे। एक हमारा चॉइस का वेरिएबल होगा, एक हमारा सीरियल का वेरिएबल होगा। सो मैं n को अगर हम लोग चॉइस की खाते में लेके आए तो k को हम लोग सीरियल में ले देते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं जी k इज इक्वल टू 1, और इधर हम लोग सीरियल को n की बजाय k कर देते हैं, रिप्लेस विद k, और इधर हम लोग k को आखिर पे इंक्रीमेंट जो है वो ज़रूर देंगे ठीक इस जगह पर। k को इंक्रीमेंट देते हैं, k इज इक्वल टू k प्लस 1। चलिए ये भी हमारे पास पूरा हो गया। अब मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ, अब आपका सीरियल भी काम करना शुरू हो गया। सो ज़बानी याद रखने वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। F5 सिर्फ आपको ये देखना है कि चीज़ चल किस तरह से रही है। सीरियल भी काम कर रहा है। अब फर्ज करें आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद पूरी हो गई है, ये मैंने आखिरी स्टूडेंट का डेटा एंटर किया, प्रेस 1 टू कंटिन्यू, नहीं करना, मैंने कोई और बटन दबा दिया है। लेट्स से मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ 0 दबा रहा हूँ, तो 0 दबाया, जैसे ही 0 दबाया तो ये एग्जिट हो गया जी। अब इस सारे फ्लो में कोई सवाल हो पूछने वाला कि फलां काम किस तरह से हो रहा है, और अब ये देखें हमने अंदर वाला कोड वही है जो हमने पहले तैयार किया था। बाहर जो चीज़ें हमने रखी हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमने रखा है, ये लूप रखा है और लूप का अपना कोड हमने रख दिया है, बस और कुछ भी हमने किया। सो आपके पास इसके बाद हमने ये जो किया है काम, ये हमारा जो है C1 दैट इज़ एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये आपका हो चुका हुआ है। जो PLO1 है, जो CLO2 है वो है डिफाइन वेरिएबल, अरेज, लूप्स, डेटा फाइल्स एंड ग्राफिक्स। इसमें आपके पास वेरिएबल्स और लूप्स जो है ये हो गए हैं, बाकी अरे रह गए हैं। अरे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। इस सारे सिनेरियो में कोई सवाल आपके पास? ये रिकॉर्ड हुआ बना लेक्चर जी सर इतना लंबा होगा कैसे? मैं पहले भी बात की थी कि कभी भी हम लोग प्रोग्राम को याद नहीं रखते, हम लोग सिर्फ ये याद रखते हैं, हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि हमने करना क्या है। करना क्या है आपके पास, यहाँ पर ये असाइनमेंट पे वापस आता हूँ, जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम लोग उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने प्रोग्राम को कोड कर देते हैं। मैं इन इंस्ट्रक्शंस को अब दोबारा पढ़ने लगा हूँ, और आप आज का लेक्चर जो अभी हमने लिया है इसके बाद अब इसको समझिएगा, देखिए ये कैसे आपको ऑटोमेटिकली जहन में स्केच बनता जाएगा। पहला काम क्या है, राइट अ प्रोग्राम कंज्यूम यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करेगा एक्सेप्ट कंज्यूम यूनिट्स, यानी हमने इनपुट करना है यूनिट्स। इनपुट स्टेटमेंट आपकी निकल गई है, उसके बाद आपने लगाना है इफ यूनिट्स आर लेस देन 100, जो सॉरी लेस देन 100 यूनिट्स हैं वो 5 रुपीज़ के कास्ट होंगे। इफ स्टेटमेंट है, इफ ये पे तो मसला आएगा सर, अगर 100 है सर, अगर 300 यूनिट हम ऐड करते हैं या इनपुट देते हैं तो सर ये कैसे होगा कि पहले 100 जो होगा वो के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये होने लगा है, ये होने लगा है। देख लो इधर आपके पास लेट्स से u है हमारे पास कंज्यूम यूनिट्स, और ये u मैंने पहली एग्जांपल में कहा था कि ये u यूनिट्स जो है वो सपोज कर लेते हैं 250 हैं, ठीक है। अब आपने पहला जो कंडीशन 1 है COND, वो है कि
आपके पास, मैं इसको कंडीशन नहीं एक्सप्रेशन लिखता हूँ क्योंकि इफ़ के आगे एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। एक्सप्रेशन 1 जो है आपके पास है वो है 100 वाला। मैं इसमें से पहला 100 निकाल देता हूँ। u जो है दैट इज़ इक्वल टू 250 माइनस, मैं एग्जैक्टली वो पूरा लॉजिक नहीं यहाँ पर कोड करूँगा, आपने वेरिएबल्स के थ्रू काम करना है। मैं -100 कर दिया। आपके पास u में बाकी कितना रह गया जी? 150 निकालें। ठीक। आपके पास ये यूनिट कंज्यूम चेक हो गए, यूनिट चेक हो गए। अब इसको आपने एक्सप्रेशन 2 के लिए इस्तेमाल चेक करना है। एक्सप्रेशन 2 आपका है फिर से कि आपके जो यूनिट हैं वो मस्ट बी, वो दूसरा है यूनिट आपके पास बाकी 150 बचा, ये आपका एक रेंज पूरी हो गई है। फिर आप इसको दोबारा चेक करेंगे कि अगर वो यूनिट जो है वो 200 से बड़ा है, तो अगर 200 से बड़ा है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको दोबारा चेक करेंगे। ये आपको हो सकता है कि कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे यूनिट्स और लिखने पड़े, और एक्सप्रेशन जब आप चेक करें तो वहाँ पे आपको वो फिक्स यूनिट जो यूज़र से आपने लिए हैं वही आप लिखें। यानी मैं इसको अगर यू कहूँ तो ये आपके पास रिमेनिंग यूनिट्स हैं जी। सर अगर यूनिट तो फिक्स हो ना, तो मतलब हर यूनिट पे फिक्स टैक्स लगना है। नहीं हर नहीं, यूनिट इतने इतने हर- एक है हर सर, यूनिट पे फिर तो नहीं, इजी हो। हर यूनिट पे नहीं होना, हर यूनिट पे नहीं होना। वो ना सर, मतलब देखे ना 250 है तो 250 12 रुपए का ही हो, या 250 है तो सारे का सारा जो है नहीं नहीं, ये उस तरह से नहीं होना, उस तरह से नहीं होना। आपने उस यूनिट को कैटेगराइज करना है। उसमें एक जो 100 यूनिट है वो आपका और रेंज पे जा रहा है, जो अगला 100 यूनिट है वो और रेंज पे जा रहा है, जो उससे अगला यूनिट है वो और रेंज पे जा रहा है। सर यही यही मैं कह रहा हूँ कि सर अगर सर मैं उसे प्रोग्राम को डेवलप कर लूँ 250 यूनिट पे, सर आप इनपुट देते हैं 300 यूनिट, तो सर वो तो 250 पे हुआ है ना। बिल्कुल, यहाँ पर फिर आपने जैसे हमने रिजल्ट में हमने किया, डिविजन्स कैलकुलेट की थी ना, जैसे रिजल्ट में डिविजन्स कैलकुलेट की थी, ये वो वाला पैटर्न यहाँ पे कंडीशन इफ वाली उस तरह से चलनी है कि अगर यूनिट्स जो हैं वो आपके 300 से छोटे हैं तो फिर ये सूरत हाल चलेगी। अगर अगला 100 है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस लिखे हुए को एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं करना, बट वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड दिस। सर फिर यही हो सकता है ना कि सर जो यूनिट है उनको पार्टीशन में सर कन्वर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल मतलब- बिल्कुल, यही मतलब पार्टीशन में करना है। सर फिर वो जो इनपुट वैल्यू है सर वो भी पार्टीशन में होगी तो फिर ही होगा ना। मतलब जी। पहले 100 पुट करें, ठीक है, फिर उससे ज्यादा मतलब अगले वाला 100 पुट करें, फिर अगले वाला 50 पुट करें। लेकिन आपने ये यूजर को तो नहीं ना कहना। सर यही तो मसला है। ये मतलब आप चाह रहे हो मैं आपको ना पूरी लॉजिक बता दूं, आप सिर्फ ये चाह रहे हो। सर वो इसके साथ माइनस कर करके लिखना है हमने, अंदर बन जाना लॉजिक बिल्कुल, सारा। माइनस सर करके। मुझे जो लग रहा है ना, मुझे वो दूसरा लग रहा है नीचे मैं- बचेगा, वो नीचे आ आपने जाएगा। आपके जो रिमेनिंग यूनिट्स ने, आपने उन रिमेनिंग यूनिट्स को फिर से चेक करना है। अगर वो 100 पहला स्टेप आपका 100 पहले 100 वाला है, यूनिट 5 रुपए वाला है, आप बजाय यूनिट्स के हिसाब से इसकी पार्टीशन करने के, आप अमाउंट के हिसाब से इनकी पार्टीशन देखें तो फिर इजी हो जाएगा। आपका पहला सेट जो है वो 5 रुपए वाला है। 5 रुपए के लिए आपने चेक करना है कि अगर यूनिट की वैल्यू, यूनिट जो है वो 100 है या 100 से कम उसकी वैल्यू है, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर उसकी वैल्यू 100 से ऊपर है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करें और जो रिमेनिंग यूनिट है उसको अगले इफ में डाल दें। जो रिमेनिंग यूनिट है उसको अगले इफ में डाल दें और फिर वहाँ पे चेक करें कि अगर वो 100 के नीचे है तो फिर आप 8 रुपये से मल्टीप्लाई करें। अगर वो 100 से ऊपर है तो फिर 100 को 8 से मल्टीप्लाई करें और रिमेनिंग यूनिट को अगले इफ में डाल दें। और ये आपके सर पास बात सुनिए जी, इफ आपके पास कितने लगेंगे? इफ लगेंगे 1 2 3 4 और 5। पांचवा ये जो है ये सीधा सीधा एल्स में आपको लिखना है, क्योंकि सर मेरी बात सुनिएगा एक। जी जी। मैं अगर स्टेटमेंट लिखता हूँ इफ
if dim greater than or equal 1 और आगे लिखता हूँ and less than या or equal to 100 and multiply 5, ठीक है। निचली टीम में मैं ये लिख देता हूँ, मतलब अगर वो 101 से बराबर या उससे बड़ी हो 100 से और उससे छोटी हो 200 से 8 से, मतलब बाद में जब मैं रिजल्ट में लिख देता हूँ कि ये चार रिजल्ट जो है, चारों 6 रिजल्ट आए इन्हें ऐड कर दो और एंड इफ कर देता हूँ, तो ये चल जाएगा ना मेरा प्रोग्राम? बिल्कुल चल सकता है। अब इस काम को उसके बाद एंड इफ करने के बाद मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट आया है अगर वो 5000 से अबव है तो ये इतने % ऐड कर दो, फिर 3 कंडीशन लगा दूंगा, फिर एंड इफ करके तो वो बाद में बिल्कुल सही टैक्स ऐड कर। सही जा रहे हैं। अब सर एक बात, हाँ जी, ये बात कि हम वर्डिंग जो मर्जी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाँ यही बात बताने लगा हूँ कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लॉजिक जो है ना, आप मैथ में काम करते हो ना, मैथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार एक ही होता है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर में भी यही कहते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली मैथ की तरह, जैसे मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर में भी इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रोग्राम को लिखने का जो आपका तरीकाकार है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम, जो कि आपका C3 है कि एल्गोरिथम किस तरह से डेवलप होता है, वो एल्गोरिथम यही है कि आप एक बंदा जो है वो सोच रहा है इसको, जैसे अभी मिसाल आई है हमारे पास कि मैं इसी तरह से इफ कंडीशन लिखूंगा तो आगे ये कैलकुलेट करके आंसर दें। ये जो चीज़ है ये एल्गोरिथम है, और ये जो तरीकाकार है मुमकिन है अब सब लोगों का अलग-अलग हो जाए। यानी एक बंदा कह रहा है कि मैं इसकी अपर और लोअर बाउंड दोनों इसमें दे देता हूँ कि जी अगर यूनिट जो है वो 100 से बड़ा है और 200 से छोटा है तो फिर 8 रुपये के लिए कैलकुलेट करना है, अगर यूनिट 300 से बड़ा और 400 से छोटा है तो फिर 15 रुपये के लिए कैलकुलेट करें। और मुमकिन है आप में से कुछ लोग जो है वो इस तरह से काम करें कि इफ़ वैल्यू जो है वो 400 से बड़ी है तो फिर 15 रुपये, अगर वैल्यू 300 से बड़ी है तो फिर 12 रुपये, अगर वैल्यू 200 से बड़ी है तो 8 रुपये, अगर वैल्यू 100 से बड़ी है तो 5 रुपये। कोई उसमें एंड वाला ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो ये रिजल्ट आप हमें फोकस करना है रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट में जो है ना वो इस असाइनमेंट के मुताबिक चाहिए। आप तरीका कर जो मर्जी इस्तेमाल करना है। ये चीज अगर असाइनमेंट के मुताबिक रिजल्ट चेक करना हो तो हम काफी भी दूसरी तरह भी मैथ की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैथ की तरह सॉल्व करके आपने कंपेयर करना है इसको। ओके सर, ठीक हो जाएगा। कंपेयर करके अगर दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं तो इसका मतलब आपका लॉजिक ठीक है, अगर मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब कि कहीं पे गड़बड़ है। ठीक है सर ये हमारे पास आंसर जो आएगा सर ये हमारा आएगा लॉन्ग इंटीजर में आएगा ना? नहीं, इंटीजर में ही आएगा। आपने इसको इंटीजर में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। चले बेहतरीन हो गया। और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इश्यू समझने में? सर DIM और CLS में क्या फर्क है? कुछ प्रोग्रामिंग तो CLS भी स्टार्ट होती है ना? CLS जो है वो बेसिकली क्लियर स्क्रीन है कि पहले जो कुछ लिखा हुआ उसको साफ कर दे। CLS आप हमने यहाँ कोड में भी तो लगाया हुआ है, तो वहाँ में बताया था अगर आपने गौर किया हो तो। और लगा हुआ है सर। हाँ, दूसरा कोड क्या था? DIM बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग DIM का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स का अलग-अलग काम है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख के आगे एज स्ट्रिंग लिख दें। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे आप वेरिएबल्स को करते हैं, उनकी डेटा टाइप साथ मेंशन कर देते हैं कि इस वेरिएबल को आप किस किस्म के डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है। अगर सर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो फिर आगे लिखेंगे इंटीजर, मतलब x एज इंटीजर। जी बिल्कुल, x एज इंटीजर। अगर आपकी स्ट्रिंग टाइप रखनी है, टेक्स्ट टाइप रखना है तो x एज स्ट्रिंग। इसी तरह अगर आप उसमें डेसिमल वैल्यू रखना चाहते हैं तो x एज फ्लोट हो जाएगा। ये आपकी वो जो मैंने बुक आपके साथ शेयर की है उसके अंदर ये डेटा टाइप्स लिखी हुई है सारी। ओके सर। ओके जी, ओके सर। चले अल्लाह खैर करे।
इसको आप ज़रूर करिएगा। लास्ट डेट हमारी जो है वो वही है। कोशिश करें विद इन टाइम सबमिट हो जाए, और सबमिट का तरीकाकार आपको पता ही होगा कैसे करना है। सर ये लेट हो गई तो फिर ये आपको सर लेट एक्सेप्ट नहीं होगी जी। सर लास्ट डेट ये लास्ट डेट 29 जुलाई। सर सर जी, इसके जी। पॉइंट कितने हो गए, नंबर कितने हैं? 20 पॉइंट्स। सर जो ये असाइनमेंट है आपको क्यू बेसिक्स की फाइल में देनी है कि हैंड रिटन करके आपको ये वर्ल्ड की बना के ये देनी है? आपने क्यू बेसिक की फाइल जो है ना, वो फाइल जो क्यू बेसिक की BAS फाइल है वो आपने सबमिट करनी है। ठीक है सर। और तरीका कर इस, बल्कि आप यूं कर लो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सबमिट करो। माइक्रोफोन जरा बंद करिएगा, किसका चल रहा है? माइक्रोफोन में हाँ अब ठीक है। अच्छा, आप ऐसे करिएगा कि वर्ड की फाइल सबमिट करें। उस वर्ड की फाइल में दो हिस्से होंगे। एक तो होगा आपका कोड, जो BS वाला कोड है, ये वाला, ये सारा कोड, इसको यहाँ से कॉपी करें, वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लें। और दूसरा उससे नीचे आप उसकी प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट्स लेके ना वो पेस्ट करते जाएं। स्क्रीनशॉट कैसे करने हैं कि आपने प्रोग्राम एक दफ़ा इसको रन किया है और ये प्रोग्राम आपका रन होने लगा है, होने लगा, ये आ गया। ये मैंने पहली वैल्यू उसको दी, ये रिजल्ट आ गया, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया एक दफ़ा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा एक कंडीशन ये, आप लेस देन 100 यूनिट्स दे के देखें उसका रिजल्ट, ओहो उसका रिजल्ट, और फिर आप इसको 250 यूनिट दे के देखें, उसका रिजल्ट ले लें। फिर आप इसको 400 यूनिट्स दे के देखें, उसका रिजल्ट ले लें। फिर आप 400 से ज़्यादा का यूनिट दे के देखें और उसका रिजल्ट ले लें। बस यही हमारा क्राइटेरिया। यानी ये जो आपने यहाँ पे ये शराइत दी हुई है ना, ये वाली, इनके साथ आप स्क्रीनशॉट दे दें ताकि हमें पता हो कि हमारी वो रिजल्ट सही कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये सारा काम आपने खुद करना है। सारी क्लास ने इकट्ठे नहीं, हर एक ने अलग अलग। ओके सर।